एवरीवन, माई सेल्फ अजय और सीआईबी मेंटोर। तो अभी तक हमने सर मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी के सारे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन कर ली है। नाउ इट्स टाइम टू बी रिवाइज योर एंटायर मॉड्यूल सी इन अ वन सेशन। तो ये पूरा डेडिकेटेड सेशन आपका रहने वाला है सारे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर योर मॉड्यूल सी। लास्ट तक बने रहना है क्योंकि एक ही सेशन में आपके सारे ही यूनिट्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर होने वाले हैं। आप सभी को पता है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनेंगे। तो ये पूरा सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मॉड्यूल सी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एज यू नो वेरी वेल। तो सेशन को कर दीजिए लाइक और अपने कलीग के साथ कर दीजिए शेयर और उनको बताइए कि एक ही सेशन में पूरा मॉड्यूल सी का कवरेज मिलने वाला है फॉर योर बीआरबीएल इन योर सीआईबी जून 2025 के एग्जाम के लिए। तो अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करें तो ये पूरा सेशन आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जी हां, आई होप कि आपने सेशन को लाइक कर दिया होगा, अपने कलीग्स के साथ शेयर भी कर दिया होगा। आज हम करने वाले एंटायर बीआरबीएल का मॉड्यूल सी इन अ वन क्लास। तो पूरा मॉड्यूल सी आपका एक ही सेशन में कवर हो जाएगा। तो अगर आप सीआईबी जून 2025 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो ये आपका मॉड्यूल सी का पूरा सेशन के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखना बनता है बॉस। तो सेशन को कर दीजिए लाइक, अपने कलीग्स के साथ कर दीजिए शेयर, क्योंकि हम करने वाले मॉड्यूल सी के जैसे मॉड्यूल ए और बी के हमने किए इंपॉर्टेंट यहां पे क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसी तरीके से सारे ही यूनिट्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं मॉड्यूल सी के भी। तो आई होप सेशन को कर दिया होगा आपने लाइक, शेयर भी कर दिया होगा, चैनल को कर दिया होगा सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। बाकी सारे क्लास की पीडीएफ आपको कोर्स सेक्शन में ऑलीबोर्ड के मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे चैप्टर की प्रॉपर रिवीजन के नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर ऑफ मॉड्यूल सी के साथ। लेट्स वी आर स्टार्टिंग। आज हम यहां पे कर रहे हैं एक नए मॉड्यूल की शुरुआत, जो है आपका मॉड्यूल सी का यहां पे स्टार्टिंग। दैट इज योर मॉड्यूल सी, जहां पे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने वाले हमारे चैप्टर वाइज। तो आज है चैप्टर आपका रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम 2021। सर आज जो हम पढ़ेंगे और आज जो हम समझेंगे वो है हमारे पास रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम। अमेंडमेंट्स स्कीम। जब मैं रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम यहां पे मैं देखता हूं तो स्पेसिफिकली मुझे क्या पता लगता है, कुछ चीजें पता लग रही है। क्या? एक तो पता लग रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक मुझे पता लग रहा है यहां पे इंटीग्रेटेड, और दूसरी चीज जो मुझे पता लग रही है वो है मेरा अमेंडमेंट। ये स्पेसिफिकली तीन चीजों से आपका ये चैप्टर क्या है, ये बना हुआ है ना सर। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम, हमारे पास सबसे पहले समझेंगे अमेंडमेंट मतलब क्या है, पीछे से स्टार्ट करते हैं। अमेंडमेंट आपका एक पब्लिक अथॉरिटी जो कि हमारे पास क्या करता है, एक ऐसी पब्लिक अथॉरिटी जो कि कस्टमर और हमारे पास कस्टमर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करता है। कस्टमर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में अगर कोई भी ग्रीवेंसेस होता है तो वो ग्रीवेंसेस को हमारे पास रिजॉल्व करने का स्पेसिफिक जो काम करता है, वो आपका जो काम करेगा वो आपका काम करता है आपका अमेंडमेंट। इंटीग्रेटेड क्यों सर? क्योंकि 2021 के अंदर में एग्जिस्टिंग के 3 अमेंडमेंट को साथ में इंटीग्रेट कर लिया गया था। इंटीग्रेशन इसलिए क्योंकि जो भी एग्जिस्टिंग यहां पे हमारे पास नवंबर 2021 में जितने भी एग्जिस्टिंग अमेंडमेंट थे, जितने भी एग्जिस्टिंग अमेंडमेंट थे, उन सभी एग्जिस्टिंग अमेंडमेंट को इंटीग्रेट किया गया। ये हमारे पास पहले 3 टाइप के अमेंडमेंट थे, जो कि था आपका यहां पे अमेंडमेंट स्कीम थे। यस, जैसे कि अमेंडमेंट स्कीम 2006,
दूसरा हमारे पास अमेंडमेंट फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, अमेंडमेंट फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019। और जो तीसरा हमारे पास अमेंडमेंट है वो है आपका कौन, वो है आपका एनबीएफसी वाला अमेंडमेंट, एनबीएफसी अमेंडमेंट 2018। तो ये जो तीन टाइप के अमेंडमेंट थे, एनबीएफसी अमेंडमेंट 2018, अमेंडमेंट फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019 और आपके अमेंडमेंट स्कीम 2006, ये तीनों को इंटीग्रेट करके हमारे पास रिजर्व बैंक ने, किसने इंटीग्रेट किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे पास आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम को इंप्लीमेंट किया। हमारे पास आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम को क्या किया स्पेसिफिकली, ये आपका यहां पे इंप्लीमेंट किया गया। जब ये हमारे पास इंप्लीमेंट हुआ तो स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया कि कुछ कंसर्न के लिए हमारे पास ये बना था। वो कंसर्न क्या था कि सर कस्टमर के और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिस्प्यूट्स थे ना, वो रिजॉल्व में एक इफेक्टिव तरीके से रिजॉल्व किया जाए, इस पर्पस के लिए आपका अमेंडमेंट आया था। जब मैं यहां पे इसकी कवरेज की बात देखूं तो कवरेज में हमारे पास क्या आता है सर, यानी आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम में किस किस को कवर किया गया है। आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम 2021 की अगर मैं स्पेसिफिकली कवरेज को देखूं तो हमारे पास जनरली किस किस को कवर किया गया है, ये कवर किया गया है आपका जितने भी हमारे पास सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं वो तो होंगे ही। सबसे पहले लिख देते हैं बैंक्स, जितने भी हमारे पास बैंक्स हैं उन सभी बैंक्स को स्पेसिफिकली कवर किया गया है। अब ये बैंक्स कौन से सर, ये भी इंपॉर्टेंट आता है। तो पहले हम देखते हैं सर यहां पे बैंक्स। अब ये बैंक्स में हमारे पास कौन से, कमर्शियल बैंक, जितने भी शेड्यूल, ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं वो आपके स्पेसिफिकली कवर हैं। जितने भी आपके हमारे पास प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको भी कवर किया गया है। और जितने हमारे पास यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक है वो भी स्पेसिफिकली आपका कवर है, रीजनल रूरल बैंक। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, इन सभी बैंक का डिपॉजिट साइज, इन सभी बैंक का डिपॉजिट साइज भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या है सर हमारे पास वो डिपॉजिट साइज, वो डिपॉजिट साइज अगर एक्सीड हो रहा है, डिपॉजिट साइज एक्सीड्स बाय 50 करोड़, तो वो स्पेसिफिकली हमारे पास किसके कवरेज में आएंगे, हमारे आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम के कवरेज में आ रहे हैं। दूसरा हमारे पास फॉल करता है आपका क्या, दैट इज योर एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब आपको भी पता है हमारे पास दो टाइप की एनबीएफसी होती है, एक एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स वाली, एक हमारे पास वो जो एक्सेप्टेंस करती है, यहां पे किसका, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स करती है। और दूसरा हमारे पास आता है नॉन एक्सेप्टेंस डिपॉजिट्स एनबीएफसी। सो दूसरा हमारे पास नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। ये तीन स्पेसिफिक, दो स्पेसिफिक टाइप के हमारे पास एनबीएफसी होते हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो डिपॉजिट्स तो ऐसे टाइप ऑफ एनबीएफसी हो जो कि एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स, तो हमारे पास बोल रहा है विद द इररिस्पेक्टिव ऑफ एसेट साइड्स यू आर कवर्ड। तो हमारे पास ये कवर्ड हैं, कवर्ड अंडर आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम 2021 इररिस्पेक्टिव ऑफ एसेट साइज। कोई फर्क नहीं पड़ता इनका एसेट साइज क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ
एसेट साइज क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आप अगर एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग हो ना तो यहां पे एसेट साइज फर्क पड़ता है। आपका मिनिमम एसेट साइज कम से कम 100 करोड़ का होना चाहिए, तभी आप यहां पे कवर करोगे। तो इस स्पेसिफिक टॉपिक पे आपका क्वेश्चन यहां पे बन सकता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्यों यहां पे हमारे पास ये आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम आया, इसलिए आया सो दैट कि कस्टमर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में अगर कोई भी यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस होती है, अब ये डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस बहुत बड़ी लिस्ट है। आप अकाउंट ओपन करवाने गए, अकाउंट ओपन नहीं किया गया, आप लोन लेने के लिए गए, आपको लोन मना कर दिया गया, कोई भी कंप्लेंट्स जो कि एक परव्यू ऑफ आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम में आ रहा था लेकिन उसे डिनाई किया गया, तो आप उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे हम यहां पे बढ़ेंगे। हमारे पास मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स जो कि एक हमारे पास कस्टमर है, हमारे पास एक कस्टमर है। मिस्टर एक्स जाता है यहां पे किसके पास, हमारे बैंक के पास, कोटक महिंद्रा बैंक के पास जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ओपनिंग अकाउंट। तो अकाउंट ओपनिंग के लिए मिस्टर एक्स कोटक महिंद्रा बैंक के पास जाता है। तो आपको भी पता होगा सर कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास देनी पड़ेगी, तो जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है लाइक आधार कार्ड, लाइक योर पैन कार्ड एंड अदर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसने यहां पे क्या दिए, सबमिट किए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है फॉर द ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स उसने हमारे पास किसके पास सबमिट किए, कोटक महिंद्रा बैंक के पास सबमिट किए। बट अगेन कोटक महिंद्रा बैंक ने यहां पे डिनाई कर दिया फॉर ओपनिंग द अकाउंट, डिनाइड फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, कि आपका अकाउंट्स ओपन नहीं होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं इस सिचुएशन में मिस्टर एक्स और कोटक महिंद्रा बैंक के बीच में एक डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस हुआ, एक डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, क्या मैं यहां पे कह सकता हूं? ऑब्वियसली सर कह सकते हो, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक हमारे पास एक बैंक है और उस बैंक का काम ही अकाउंट की ओपनिंग करने की है। तो वो अकाउंट की ओपनिंग के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, फिर भी उसके अकाउंट को यहां पे ओपन नहीं किया गया, तो कस्टमर और यहां पे बैंक के बीच में एक डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस आई। तो बहुत सारे बैंकर्स ये कहते हैं ना कि सर डायरेक्टली अब मिस्टर एक्स जो कि एक कस्टमर है आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम में जाएगा, नहीं जा सकता है। सबसे पहले जैसे उसे डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस फेस करनी पड़ी, तो वो प्रायर बेसिस पे कोटक महिंद्रा बैंक को क्या देगा, यहां पे एक नोटिस देगा, नोटिस विद इन 30 डेज। तो 30 दिन के अंदर में कोटक महिंद्रा बैंक को मिस्टर एक्स के द्वारा नोटिस देना पड़ेगा, और ये रिटर्न नोटिस होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक नोटिस जैसे भी आप दे सकते हो, ये नोटिस दे दीजिए। इस नोटिस पे क्या होगा, हमारे पास दो चीजें होगी, या तो कोटक महिंद्रा बैंक आपको रिप्लाई देगी या तो नहीं देगी। तो अगर हमारे पास कोटक महिंद्रा बैंक, अगर उन्होंने यहां पे हमारे पास रिप्लाई दिया या फिर हमारे पास रिप्लाई नहीं दिया, दो ही सिचुएशन होगी। अगर रिप्लाई नहीं दिया या जो रिप्लाई आपको मिला उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, नॉट सेटिस्फाइड रिप्लाई था, तब जाके अब क्या करोगे आप यहां पे अपील एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। इस ग्रीवेंसेस का एप्लीकेशन विद अमेंडमेंट के पास आप फाइल कर सकते हो। अब ये जो एप्लीकेशन आप अमेंडमेंट के पास फाइल करोगे, ये चाहो तो आप फिजिकली भी फाइल कर सकते हो। अब अगर आप फिजिकल यहां पे कंप्लेंट्स को फाइल कर रहे हो तो आपको फाइल करना पड़ेगा सेंट्रल रिसीट्स प्रोसेसिंग सेंटर से, सीआरपीसी के सेंटर से आपको फाइल करना पड़ेगा। और अगर आप यहां पे इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो तो rbi.amendment.in पे जाके आप डायरेक्टली कर भी सकते हो। जैसे आप आरबीआई अमेंडमेंट लिखोगे आपको वेबसाइट दिख जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉनिकली जाके आप कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो। कंप्लेंट जब फाइल करोगे तो विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपका अमेंडमेंट रिजॉल्व कर देगा। अब अमेंडमेंट स्पेसिफिकली सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि जो भी आपने यहां पे ग्रीवेंस फाइल किया है क्या वो कंप्लेंट मेंटेनेबल है भी कि नहीं है। तो अमेंडमेंट के पास जैसे ही कोई भी कस्टमर के द्वारा कोई भी कंप्लेंट को फाइल किया जाता है
तो वो कंप्लेंट्स को जैसे ही हमारे पास फाइल किया तो अमेंडमेंट उसको बाइफरकेट कर देता है दो चीजों में। एक हमारे पास आता है नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट्स, एक होता है आपका मेंटेनेबल कंप्लेंट्स, और दूसरा आपका यहां पे बाइफरकेट कर देता है आपका किसमें, नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट्स में। सर नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट्स कौन से होते हैं? नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट जिसके अगेंस्ट में आप कोई भी सूट को फाइल नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपका अगर कोई आपने कोई सजेशन देना चाहा, वो सजेशन आपकी कोई वेलकम नहीं की जाएगी। आपका यहां पे क्या था, फ्रीवुलस था, फ्रीवुलस कंप्लेंट था। फ्रीवुलस मतलब झूठा कंप्लेंट, वो भी आपका यहां पे कंप्लेंट को नहीं लिया जाएगा। तीसरा हमारे पास स्पेसिफिकली क्या होता है, तीसरा जो हमारे पास यहां पे कंप्लेंट्स था, वो कंप्लेंट्स लेट्स से सपोज कि हमारे पास ऑर्डर को ही फॉलो किया जा रहा है, एनी डेफिशिएंसी अराइज बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। भारत सरकार ने ही बोला था अकाउंट ओपन मत करना, एनी डेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का ऑर्डर था, उसको मानना पड़ रहा था। तो वो जो नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट्स है वहां पे आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम इट जितने भी मेंटेनेबल डिस्प्यूट्स हैं आपके कौन से हो गए, रेंडमली एग्जांपल लेते हैं। अकाउंट ओपनिंग, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग करना बैंक का काम है, बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर रही है तो मेंटेनेबल है। लोन आपको अप्रूव नहीं किया जा रहा, ये मेंटेनेबल डिस्प्यूट्स है। आपकी केवाईसी नहीं की जा रही, मेंटेनेबल डिस्प्यूट्स है। तो ये सारे ही मेंटेनेबल डिस्प्यूट्स में आपका अमेंडमेंट यहां पे क्या लेगा, डिसीजन लेगा। तब हमारे पास अमेंडमेंट, देन उसके बाद क्या करेगा, प्रोसीडिंग्स करेगा। अमेंडमेंट को बोला जाएगा कि आप यहां पे क्या कीजिए, प्रोसीडिंग्स कीजिए। प्रोसीडिंग्स के अंदर में समन इश्यू किया जाता है, दोनों पार्टी का यहां पे जुरिस्डिक्शन, यहां पे एडजुडिकेशन होगा। तो एक तरफ होंगे कस्टमर, एक तरफ होंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैंक, जो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैंक्स हैं वो दूसरे साइड हमारे पास होंगे। दोनों की यहां पे क्या चलेगी, प्रोसीडिंग्स चलेगी। दोनों के यहां पे एविडेंस को प्रेजेंट करने के लिए बोला जाएगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर भी और हमारे पास यहां पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैंक, ये अपने अपने एविडेंस को, हमारे क्लेम को, काउंटर क्लेम को हमारे पास डालेंगे। और उस काउंटर क्लेम को डालने के बाद जो अमेंडमेंट होगा वो आपका डिक्री अनाउंस करेगा। सभी के एविडेंस के बेसिस पे सारे तथ्यों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जो जज है, कोर्ट है, इस फैसले पे पहुंचती है। सुना होगा मूवी में आप लोगों ने। तो सारे एविडेंस को, क्लेम को, काउंटर क्लेम को देखते हुए हमारे पास अमेंडमेंट का क्या आता है, अमेंडमेंट का आता है डिक्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा आपके। अमेंडमेंट यहां पे डिक्री को अनाउंस करती है। अब अमेंडमेंट के 3 टाइप के डिक्री हमारे पास होते हैं। कौन से डिक्री होते हैं? एक होता है सर यहां पे प्रीलिमिनरी डिक्री, एक हो गया प्रीलिमिनरी डिक्री, एक हो गया फाइनल डिक्री, एक हो गया एक्स पार्टी डिक्री। तो ये 3 टाइप के डिक्री हमारे पास होता है। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। हमारे पास जब भी अमेंडमेंट रिवॉर्ड देगा तो अमेंडमेंट जो भी रिवॉर्ड देगा उसे स्पेसिफिकली डिक्री ही कहते हैं हम। अमेंडमेंट रिवॉर्ड आपका मैक्स टू मैक्स कितना दे सकता है, पहले इसको भी पता होना चाहिए आपको। तो जो मैक्सिमम हमारे पास रिवॉर्ड है दैट शैल बी गिवन बाय अमेंडमेंट, वो कितना है सर आपका, वो है 20 लाख रुपए तक का मैक्सिमम अमेंडमेंट यहां पे अवार्ड पास करेगा। दूसरा हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट आता है, कौन सा? दूसरा आता है कि सर अगर आपको कोई यहां पे अदर कंपनसेशन, यहां पे अमेंडमेंट कुछ कंपनसेशन भी अनाउंस कर सकता है। ये कंपनसेशन कौन सा होगा सर? ये कंपनसेशन है हमारे पास अगर कोई भी, पहले देखो कंपनसेशन कौन सा है। अगर किसी कस्टमर को यहां पे कोई एंग्विश हुई, पर्सनल एंग्विश, कोई भी उसका एक्सपेंस हुआ, कोई भी मेंटल हरासमेंट हुआ, तो उस चीज को भी कंपनसेट किया जाएगा अमेंडमेंट के द्वारा। और ये मैक्स टू मैक्स 1 लाख रुपए तक की कंपनसेशन को दिया जाता है।
ये मैक्सिमम अवार्ड्स है जो कि अमेंडमेंट के द्वारा आपका पास किया जाता है। देखिएगा हमारे पास अब अमेंडमेंट में जब मैंने आपको बताया तो 3 तरीके की डिक्री पास होती है, यही बताया मैंने आपको। अमेंडमेंट की स्पेसिफिकली जो डिक्री होती है वो डिक्री कौन सी होगी आपकी, वो होती है यहां पे सर प्रीलिमिनरी डिक्री, वो आपका होगा प्रीलिमिनरी डिक्री। फिर हमारे पास यहां पे होता है आपका फाइनल डिक्री, और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है उसे हम कहते हैं सर यहां पे एक्स पार्टी डिक्री। एक्स पार्टी डिक्री, एक्स पार्टी डिक्री यहां पे हमारे पास बोला जाता है। अब प्रीलिमिनरी डिक्री क्या होता है, मतलब इनिशियल स्टेज ऑफ एडजुडिकेशन बिफोर कंप्लीशन, वो आपका इनिशियल स्टेज पे जो डिसीजन पास किया जाता है, इनिशियल स्टेज ऑफ अवार्ड भी इसे कहते हैं। इनिशियल स्टेज ऑफ अवार्ड को पास करना, ये आपका यहां पे प्रीलिमिनरी डिक्री भी हमारे पास होता है। दूसरा हमारे पास यहां पे कौन सा होता है, इनिशियल स्टेज के अवार्ड के बाद हमारे पास, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि ये कस्टमर देश छोड़ के ना भाग जाए, तो ये जनरली बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ही इशू किया जाता है। बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, तो प्रोसीडिंग्स के कंप्लीट होने से पहले ही प्रीलिमिनरी डिक्री हमारे पास यहां पे इशू किया जाता है, जैसे देश छोड़ के ना भागे, प्रॉपर्टी को डिसबर्स ना करे। फाइनल डिक्री क्या होता है सर आपका, फाइनल डिक्री हमारे पास यहां पे फाइनल एडजुडिकेशन कह सकते हो आप, फाइनल एडजुडिकेशन और कंक्लूजन ऑफ द केस, कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, वो जो डिक्री हमारे पास होता है दोनों पार्टी को सुनने के बाद, उसे फाइनल न्याय कहते हैं। फाइनल डिक्री जो भी आपका 20 लाख का और 1 लाख का वो हो सकता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स पार्टी डिक्री। एक्स पार्टी डिक्री कैसी होती है सर, एक्स पार्टी डिक्री जब हमारे पास अमेंडमेंट ने बोला कि कोई इंफॉर्मेशन दो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, बस सामने वाली पार्टी ड्यू टाइम पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही, तो इफ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इफ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस not providing information on due date, then decree passed on the basis of only one party एविडेंसेस, एक पार्टी ने जो एविडेंस दे उसके बेसिस पे जो डिक्री पास होता है उसे एक्स पार्टी डिक्री कहते हैं। सबसे ब्यूटी पता है क्या है, ड्यू डेट पे कोई डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो ये नॉन अपीलेबल बन जाएगा। नॉन अपीलेबल का मतलब क्या होता है सर, इसके खिलाफ कोई भी किसी भी कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले जितनी भी चीजें समझे हैं, जितनी भी चीजें लिखे हैं, उसको हम अपने गो थ्रू कर लेते हैं नोट्स के थ्रू भी। तो हमारे पास क्या कहता है सर, आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सर हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिकली ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व किया जाता है, जो कि पहले 3 अलग अलग अमेंडमेंट स्कीम हमारे पास कर रही थी। वो 3 अलग अलग कौन से हैं, वो है आपका बैंकिंग अमेंडमेंट स्कीम 2006, अमेंडमेंट फॉर एनबीएफसी 2018 और अमेंडमेंट स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019। ये 3 एग्जिस्टिंग अमेंडमेंट थे। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है सर, ये एक हिसाब से एक पब्लिक अथॉरिटी है, एक पब्लिक अथॉरिटी जिसका काम डिस्प्यूट को रिड्रेस करने का है। तो अगर हमारे पास 30 डेज के अंदर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपना रिप्लाई नहीं प्रोवाइड कर पाती है तो वहां पे अमेंडमेंट रिजॉल्व करता है। तो आरबीआई ने विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वन नेशन वन अमेंडमेंट, तो वन नेशन वन अमेंडमेंट में पहले बैंक के लिए अलग अमेंडमेंट होता था, एनबीएफसी के लिए अलग अमेंडमेंट्स होता था, डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए अलग अमेंडमेंट होता था, सबको एक साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। हमारे पास यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना चाहते हो तो आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे पोर्टल भी है। इस पोर्टल पे आप जाओगे rbi.cbs.in पे, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, बैंक के खिलाफ, एनबीएफसी के खिलाफ अगर किसी कस्टमर को डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस बियर करना पड़ा, किसी भी कस्टमर को अगर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस
बियर करना पड़ा वो डायरेक्टली हमारे इस पोर्टल को यूज करके कंप्लेंट्स को फाइल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, इस पे क्वेश्चन आपका बनता है। आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम ने एग्जिस्टिंग के 3 अमेंडमेंट को इंटीग्रेट कर दिया और 12 नवंबर 2021 में वन नेशन वन अमेंडमेंट में हमारे पास बैंकिंग इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम को लाया गया। कौन लाया और इसकी पावर कौन देता है? तो ये सेक्शन हमारे पास क्लॉज 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आरबीआई को पावर देती है कि आप इंटीग्रेट यहां पे कर सकते हो। साथ में ही आरबीआई ने क्लॉज 35A तो एक्सरसाइज किया ही, साथ में क्लॉज 45L ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एक्सरसाइज किया, क्लॉज 18 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट को भी एक्सरसाइज किया। तो एक हिसाब से अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल जो कि स्पीडी तरीके से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे कस्टमर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, इसलिए आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम आपका आया था। तो एग्जिस्टिंग के ये 3 अमेंडमेंट को आपके इंटीग्रेट किए गए थे। अब कवरेज की बात करें, कौन कौन से बैंक, कौन कौन से आपके यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके कवर है। जितने भी कमर्शियल बैंक है, रीजनल बैंक है, सबको कवर किया गया है। शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक और आपके नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसको भी कवर किया गया है। जब उनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ से अगर ऊपर है तो ये सारे के सारे आपके कवरेज में आ जाएंगे। दूसरा होता है आपका एनबीएफसी, ये भी लिखवा के दिया मैंने आज आपको एकदम शॉर्ट समरी में, है ना। एक्सेप्ट कर रहे हो तो विदाउट एनी एसेट साइज आप यहां पे कवर होगे, लेकिन अगर आपका यहां पे नॉन डिपॉजिट अंडरटेकिंग है तो 100 करोड़ का एसेट साइज होना कंपलसरी बन जाता है। बाकी सीआईसी आपके हो गए या सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हो गए, ये सबको भी यहां पे कवर किया गया है। सब कुछ कवर कर लिया। अब हमने सब कुछ मैंने रिवाइज भी करवा दिया आप लोगों का, मैंने हैंड रिटन नोट्स बना के चीजों को समराइज भी कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है चैट बॉक्स में मुझे आप लोग अपने अपने क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, चैट बॉक्स में मुझे बताइए व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंकिंग अमेंडमेंट स्कीम 1995 पुराना वाला और 2006 जो कि पहले वाला था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बैंकिंग अमेंडमेंट स्कीम 2006 या प्रीवियस लॉ 1995? रेगुलेटिंग द बैंकिंग इंडस्ट्री, providing the loans to the public, promoting the competition among the commercial bank और resolving the complaints of banking without resorting to the courts। जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे सही लग रहा है। और लग रहा है आपकी रिवीजन एकदम जबरदस्त हुई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं भी किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो इसमें हमारे पास कौन सा करेक्ट आंसर होगा सर? तो कोर्ट जाने की जगह स्पीडी तरीके से पब्लिक अथॉरिटी के थ्रू ही आपका ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करना, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंकिंग अमेंडमेंट स्कीम। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि बैंकिंग अमेंडमेंट स्कीम को कौन सी इंस्टीट्यूशन ने एस्टैब्लिश किया। एवरीवन प्लीज डू पार्टिसिपेट इन योर चैट बॉक्स। विच इंस्टीट्यूशंस, इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन ने बैंकिंग अमेंडमेंट स्कीम को एस्टैब्लिश किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यस ऑफ कोर्स, सही समझ रहे हो आप। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हमारे पास एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसने हमारे पास बैंकिंग अमेंडमेंट स्कीम को स्टैब्लिश किया है, आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम। चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि इनमें से कौन से ऐसे अमेंडमेंट हैं जिसको इंटीग्रेट कर लिया गया है अंडर द इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम 2021। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो आपको पता लग रहा होगा सर पहला ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। बैंकिंग अमेंडमेंट स्कीम 2006, एनबीएफसी अमेंडमेंट स्कीम 2018, डिजिटल ट्रांजेक्शन अमेंडमेंट स्कीम 2019, ये 3 ही अमेंडमेंट स्कीम को आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम में 12 नवंबर को इंटीग्रेट कर लिया गया। देखिए कौन से ऐसे हमारे पास यहाँ पे एंटिटीज हैं जिनको इंक्लूड किया गया आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम में। न्यूली की बात करें तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक पहले से इंक्लूडेड है। आपका नॉन शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक विद डिपॉजिट साइज ऑफ 100 करोड़, ये तो नहीं आएगा सर, ये भी नहीं आएगा क्योंकि सारे शेड्यूल बैंक्स नहीं है, वही शेड्यूल बैंक्स और वही नॉन शेड्यूल बैंक्स जिनका कहीं ना कहीं डिपॉजिट साइज 50 करोड़ या उससे ऊपर है तभी वो यहां पे हमारे पास कवर होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सो आज हम यहां पे करेंगे आपका एक नया यूनिट दैट इज योर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई भी अमेंडमेंट आती है ना तो वो अमेंडमेंट आपके सिलेबस पे एप्लीकेबल है भी या नहीं है, उस चीज को चेक करने के लिए आप कैसे चेक कर सकते हो? तो आईबीएफ के साइट पे आप जाइए, आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन कोर्सेस में फ्लैगशिप कोर्स दिख जाएगा। इसमें आप सीआईबी पे सिलेक्ट करोगे ना, सीआईबी पे आप सिलेक्ट करोगे
तो आपको इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस में, रूल्स एंड सिलेबस में सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। जब मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं ना और मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं, तो ये तो आपके सारे सिलेबस के बारे में हो गया,